आफ्टरनून टू एवरीवन। शांत हो जाइए, थोड़ा शांति बना लीजिए आप लोग। शांत, शाउटिंग अच्छा नहीं लग रहा है आप लोगों में। शांत हो जाइए आप लोग, है ना। अरे आज तो शांत हो जाइए भाई, आज गुरु पूर्णिमा है, हैं? बताइए क्या कटौती बता दिए थे, विनियोग विधेयक भी समझा दिए थे आप लोगों को। आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, आपको फंड जानना है, चलिए बता देते हैं। खाली इसलिए स्किप करते हैं कि आप लोग हल्ला करते हैं। शांत रहिए, जल्दी जल्दी समझिएगा लोग। एक ही क्वेश्चन को 5 बार नहीं। देखिए क्या मजाक है, शांत हो जाइए भाई आप लोग। देखिए सरकार, भारत सरकार जो बजट में कोष रहता है, फंड, आप समझते हैं पैसा कहाँ रखा जाता होगा, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? इस फंड से आया, उस फंड से आया, सुने होंगे ना। तो भारत सरकार ने अपने संविधान में फंड के लिए 3 आर्टिकल बना रखा है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फंड, यानी संवैधानिक कोष। लिखिएगा, इसको हेडिंग दीजिएगा। बताते तो नहीं है हम इस क्लास में, लेकिन पूछा है कोई तो बता दे रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल फंड यानी संवैधानिक कोष। शांत रहिए, हल्ला नहीं। भारत सरकार ने संविधान में 3 संवैधानिक कोष की चर्चा की है मित्रों। पहला, जिसको बोलते हैं संचित निधि। क्या आप जानते हैं संचित निधि के बारे में? बताइए क्या होता है। अच्छा चलिए ठीक है, देखते हैं क्या क्या होता है। इसको बोलते हैं संचित निधि। अब हल्ला मत करिए प्लीज, आप लोग जल्दी से बता के चैप्टर स्टार्ट करना है। दूसरा होता है लोक लेखा कोष, लोक लेखा कोष। और तीसरा क्या होता है? आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि अर्थात 3 तरह के कोष के बारे में सरकार बात करती है। क्या इसके आर्टिकल आप लोग जानते हैं? लिख लेंगे। अनुच्छेद आर्टिकल 266 क्लॉज 1 है ये, आर्टिकल 266 क्लॉज 2 है ये, 66 क्लॉज 2 है ये, और ये आर्टिकल 267 है। इन तीनों को लिख लेंगे, 2-2 लाइन में तीनों को समझा रहे हैं, ध्यान से समझ लेंगे, है ना। पानी नॉर्मल लाइए, गर्म तो होगा नहीं, अभी आ रहा होगा। चलिए नॉर्मल लाइए। तो 3 निधि होता है, 3 कोष होता है सरकार के पास। एक को बोलते हैं संचित निधि, दूसरे को बोलते हैं लोक लेखा कोष, और तीसरे को बोलते हैं आकस्मिक निधि। इंग्लिश में हम बोले तो ये कंसोलिडेटेड फंड होता है, ये पब्लिक अकाउंट फंड होता है, और इसको कंटीजेंसी फंड बोलते हैं। क्या वो इंग्लिश में लिख रहे हैं? क्या आप इंग्लिश में लिख दें? इंग्लिश वाले लोग हैं? लिख लेंगे, लिखिए। क्लास में हल्ला मत कीजिए लोग, पढ़ लीजिए लोग। 1.5 घंटा के बाद तो आप लोगों को जितना करना होगा करिएगा। 1.5 घंटा पढ़ लीजिए लोग। हो गया? नहीं, रीजनिंग हम ये नहीं करें कि रीजनिंग में करिएगा, मेरे में मत करिएगा। सभी शिक्षक का समान होना चाहिए। अब देखिए, हम तीनों को थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन में जान लेंगे। पहला क्या है मित्रों? संचित निधि। संचित निधि का मान लीजिए ये कोष है, कौन सा है? इसको कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं, हमने CF लिख दिया है। सरकार जितना टैक्स, फी, फाइन, बिल जो लाती है वो कहां रखती है मित्रों? तो जो पैसा जहां रखा जाएगा वहीं से खर्च किया जाएगा। अर्थात सरकार खर्च भी कहां से करती है मित्रों?
क्या समझ गए इसको? सारा आय यहां होता है और व्यय यहीं से किया जाता है। ऐसे बना लेंगे, संचित निधि के नीचे आपको समझ में आ जाएगा। बना लीजिए ऐसा गोल करके, आपको पता चल जाएगा क्या होता है संचित निधि। क्या सारा चीज, फी फाइन बिल, सारा चीज, फी फाइन बिल टैक्स, फी फाइन बिल टैक्स ईटीसी, ऐसा लिख लीजिए। और सरकार जहां जहां खर्च करेगी वो भी कहां जाएगा मित्रों? संचित निधि से ही खर्च करेगी, है ना। गुड आफ्टरनून सर अविनाश कुमार, गुड आफ्टरनून मन्नू। हम बता रहे हैं लोक लेखा को, उस पर थोड़ा अच्छे से बात करेंगे, इसलिए हो गया क्या? पब्लिक, बिल्कुल सारा चीज आ जाएगा, सब चीज आ जाएगा। जितना पैसा सरकार जहां जहां से लाती है, बजट में आपने दिखा रिसीविंग कहां जाएगा? यहां। और खर्च जो करेगी वो कहां जाएगा? यहां। अब आपके मन में एक बात उठ रहा होगा कि जब रिसीविंग और रेवेन्यू रिसीविंग, एक्सपेंडिचर रिसीविंग सब यहां आ ही जा रहा है, खर्च भी हो जाए, तो दूसरा कौन सा कोष है? तो देखेंगे, नहीं इमरजेंसी नहीं है। लोक लेखा कोष के बारे में आप जानते हैं? नहीं जानते हैं? तो लोक लेखा कोष ऐसा होता है जिसमें पैसा किसका होता है? जनता का होता है। और किसके पास रखा जाता है? सरकार के पास। कौन सा ऐसा पैसा है जो जनता के पास होता है और आप सरकार के पास रख देते हैं? टैक्स नहीं, टैक्स सरकार, हाँ बोलिए। हाँ, बैंक में क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, यानी फिक्स डिपॉजिट। आप जाके बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं, वो सरकार कहाँ रखती है मित्रों? पब्लिक अकाउंट फंड में फिक्स डिपॉजिट, है ना। और उसके अलावा क्या आपने पीएफ का नाम सुना है? पीएफ जो कटता है वो कहाँ रखा जाता है मित्रों? यहाँ रखा जाता है। आप इंश्योरेंस करते हैं तो पैसा कहाँ रखा जाता है? यहाँ रखा जाता है। अर्थात ये पैसा किसका है? जनता का है। लेकिन ये रख कहाँ रहा है? सरकार के पास। सरकार इसमें रखती है पैसा और जरूरत आने पे इसका कभी कभी खर्च भी कर देती है। और सरकार जब खर्च कर देगी और जनता का जरूरत पड़ेगा तो कहां से देगी? संचित निधि से। समझ गए? ऐसे समझिए, पैसा हमारे घर से 5,000 रुपए पर महीने आ रहा है, हमने बचाने के लिए क्या किया? अपने दोस्त को 100 रुपए दे दिया, भाई तू रख ले, हमें जरूरत होगा तो हम तेरे से मांग लेंगे। ऐसा करके मैंने उसको दे दिया। वो 100 रुपया क्या हो गया? पब्लिक अकाउंट फंड, ठीक है। और मेरा दोस्त, सॉरी, हाँ, पब्लिक अकाउंट फंड हो गया। मेरा जो दोस्त है वो क्या करता है? मान लीजिए 100 रुपया खर्चा कर देगा, तो उसके घर से जो खर्चा आ रहा होगा उसमें से 100 रुपया काट के देगा ना। उसी तरह ये पॉलिसी है। अर्थात लोक लेखा कोष किसका होता है? पैसा किसका होता है? पब्लिक का। रहता किसके पास है? सरकार के पास है। तो आप लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे इसके बारे में, समझना चाहेंगे तो समझ लेंगे, आपकी मर्जी। समझा तो दिए ही हैं। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूं मैं। आप एक बात जानते हैं, पीएफ जो कटता है प्राइवेट लोगों का, कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारियों का, एक सरकारी, अरे हाँ एनपीएस वो ठीक है, वो सब इसी में आ जाएगा। पीएफ का ही पेंशन का हिस्सा है, पेंशन फंड का। तो आपको एक बात बता दें, आप जान के हैरत में पड़ जाएंगे कि जब कोविड आया था तो एक बिहार के बड़े नेता ने, नाम मैं नहीं लूंगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसने कहा था कि यदि पीएफ में जो बेनामी संपत्ति है, पीएफ में आइडेंटिटी कार्ड अलग है तो कुछ अलग है, कुछ अलग है। 10,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा सरकार के पास इसमें पड़ा हुआ है। तो उसने कहा था, उस नेता ने, कि यदि इस पैसे को निकाल के गरीब लोगों को मदद कर दी जाए तो कोरोना से हम लोग उभर सकते हैं। सरकार एक बार इस बात पे कंसर्न नहीं ली। सरकार को पता है ये पैसा किसका है, कोई नहीं लेगा तो सरकार का, इसलिए सरकार सुनबे नहीं करती है। 10,000 करोड़ रुपया अभी भी एक्स्ट्रा फालतू पड़ा हुआ है जिसका कोई माई बाप नहीं है, लेकिन सरकार को इस बात से कोई
मतलब नहीं है, तो लिख लीजिए। अरे छोड़िए, अरे वो सरकार सलीके से निकाल लेगी, उसको यूज कर जाएगी। आपको पता नहीं, सरकार पीएफ में सरकार हो जाती है। हाँ, हम लोग क्यों नहीं सुनाते हैं सर? सर बीच बीच में म्यूट कर देते हैं। आते म्यूट नहीं किए थे, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम के कारण आवाज बंद हो गया था, ऑनलाइन वालों को बता रहे हैं। ठीक, हाँ, तो समझ गए आप लोग क्या है। अब अगला एक कोष है क्या? आकस्मिक निधि। पीएफ पेंशन दिया जाएगा संचित निधि से, लेकिन पेंशन कटने की बात कह रहे हैं, वो कहां रखा जाता है? यहां। ठीक, अब आइए जरा देखते हैं, पर अगला फंड कौन सा था मित्रों? कंटीजेंसी। कंटीजेंसी है ना, उसमें एक कोई लिख के भेजा, सर झूठ बोल रहे हैं, मनीषा प्रियदर्शी। क्या पढ़ा रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मत पढ़िए। चलिए, अब हम क्या कह सकते हैं भाई, हम क्या ही कह सकते हैं? अब क्या ही कह सकते हैं, हम इंडिविजुअली पकड़ के ट्यूटर तो नहीं है बैठा के पढ़ाएंगे। कंटीजेंसी आकस्मिक निधि के बारे में आप जानते हैं? आप ध्यान रख रहे होंगे, यदि मम्मी आपके पापा पैसा कमा रहे होंगे तो एक मम्मी आपकी मम्मी कुछ पैसा पापा से चुरा के रख देती है ना? औरत और लड़की लोगों को ज्यादा पता होगा। वही होता है आकस्मिक निधि। ये आकस्मिक निधि सरकार को किसी आकस्मिक जरूरत के लिए राष्ट्रपति के नाम से निकाल के रख दिया जाता है ना? लिख लेंगे कितना अमाउंट होता है? अभी तक 500 करोड़ रुपया रख दिया जाता है। किसके लिए? राष्ट्रपति के नाम से ये पैसा रख दिया जाता है। इसके किसका नियंत्रण होता है इस पे? राष्ट्रपति का। जानने के लिए बात यही है कि आकस्मिक निधि पे किसका नियंत्रण है? किसका है? राष्ट्रपति का, है ना? लिख लीजिएगा, आकस्मिक निधि पे राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। क्या हो गया, कुछ कोई बात है? हाँ, अभी तक 500 करोड़ है, भविष्य में बढ़ाया जा सकता है। नहीं, 500 करोड़ हटा दिया जाता है बजट में। उसके बारे में जब तक खर्च नहीं होगा तब तक कोई चर्चा नहीं किया जाएगा। ये बजट में नहीं, सिर्फ 500 करोड़ रहता है। अब वो खर्च हो जाएगा तो हाँ, क्या हो गया? जोर से बोलिए ना। कह सकते हैं एक्स्ट्रा पैसा रखा जाता है, कोई ज्यादा जरूरत पड़ जाए और सरकार के पास पैसा ना हो तो इस पैसा को उठा के काम किया जाए। आगे आ जाइए, जोर से बोलिए। बता देते हैं, पहले ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, यह आकस्मिक निधि पे राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। इसमें न्यूनतम मूल्य, इसमें मूल्य 500 करोड़ रखा जाता है, ऐसे लिख लेंगे न्यूनतम। रुक जाइए, बताते हैं। हो गया, वो छोड़िए, वो सब ट्रस्ट है, उस पर बात नहीं करेंगे। हाँ, बता रहे हैं। हो गया, ये लिख लिए आप लोग। अब ध्यान देंगे, देश में कोई आपदा आ जाए, अकाल पड़ जाए और ऐसा हो कि प्रधानमंत्री अर्थात सरकार के पास पैसे खत्म हो जाए, तब राष्ट्रपति देखता है भाई सरकार के पास पैसा खत्म हो गया है, तो राष्ट्रपति इस पैसा से आदेश कर देता है कि हमारे 500 करोड़ रुपए निकाल के इस फंड में लगा दीजिए, लोगों को सहायता कीजिए। समझ गए? तब ये 500 करोड़ रुपया किसी जरूरत पे, मम्मी जो पैसा छुपा कर रखती है वो कब यूज करती है? घर में किसी को बीमारी हो जाए, कुछ जरूरत पड़ जाए, वही ये पैसा 500 करोड़ है। कोई अचानक जरूरत पड़ जाए और पापा के पास पैसा खर्च हो जाए, तब मम्मी अपना जो रखा हुआ पैसा है वो निकालती है। यही वो पैसा 500 करोड़ है, तब राष्ट्रपति बताता है। अभी जरूरत ही नहीं पड़ा, कभी जरूरत नहीं पड़ता। कब नहीं, इस पैसे की कोई जरूरत नहीं पड़ी थी, सरकार के पास था। अरे अकाल का अलग प्रोविजन होता है मित्रों, ध्यान देंगे। जैसे ही अकाल आता है, सरकार इमरजेंसी घोषित कर देगी ना, तो जो आपका पैसा फिक्स पीएफ में रखा हुआ था, पीएफ वाला नहीं है, लोक लेखा कोष वाला, उस सारा पैसा निकाल के सरकार खर्च करना स्टार्ट कर देती है। समझ गए?
तो इसका बाद में जरूरत पड़ेगा, तो अभी आज तक तो नहीं पड़ा है कभी कि ये 500 करोड़ छुआ जाए, है ना। दूसरा बात एक और है कि क्वेश्चन ऐसा भी आता है, हालांकि बड़ा हो जाएगा, क्या है, अगर आपके ऑफलाइन का क्लास नहीं होता तो ये बात नहीं बोल पाते सर, दीपक कुमार मंडल। अरे हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, आप लोग ऑनलाइन वाले लोग ऐसा क्वेश्चन ही बोलते हैं कि नाराजगी हो जाती है। बताइए, पूछिए, हम आपको नहीं बताएंगे तब ना जी। ऑफलाइन ऑनलाइन क्या है, हम ऑनलाइन ज्यादा 2019 ऑनलाइन ही पढ़ाते हैं, आप हमको ऑनलाइन पढ़ाना मत सिखाइए। आइए, सब संचित निधि से, वेतन सारा संचित निधि से दिया जाएगा। हम बोले ना खर्च कहां से सरकार करेगी, संचित निधि से करेगी, ठीक। अब आइए, हमने तीनों कोष बता दिया, आप समझ गए हैं तीनों कोष, उन्होंने पूछा था तो मैंने बता दिया, इतना डिटेल हमें जाने की जरूरत। हमेशा संचित निधि, हमेशा संचित निधि। आकस्मिक निधि देगा तो ये क्वेश्चन आकस्मिक निधि से ऐसा आता है, कौन सा ऐसा कोष है जिसपे राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है, क्या होगा मित्रों, आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि में मूल्य कितने होते हैं, 500 करोड़, इससे ज्यादा क्वेश्चन आकस्मिक निधि से नहीं छोड़ा पूछे। पब्लिक अकाउंट फंड से ऐसा क्वेश्चन आता है, कौन सा ऐसा कोष है जिसमें पैसा जनता का होता है लेकिन नियंत्रण सरकार का होता है, वो कौन सा हो जाएगा, लोक लेखा कोष। उसके अलावा कोष ऐसा क्वेश्चन आता है कि लोक लेखा कोष में से यदि सरकार पैसा खर्च कर दे तो लोक लेखा कोष को पूरा करने के लिए सरकार पैसा कहां से निकालेगी, संचित निधि से। क्वेश्चन इस तरह का। हाँ बोलिए। उसका डेटा सरकार के पास चला जाता है। अभी आगे बैंक पढ़ेंगे, SLR RR। डेली शाम को मैनेजर का ये काम रहता है कि हमारे यहाँ कितना FD हुआ, कितना निकला, कितना जो भी रेन्युअल हुआ, उस सारा डेटा RBI को भेजना है। और RBI किसका हिस्सा है, सरकार का हिस्सा है। RBI पे कंट्रोल किसका रहता है, केंद्रीय मंत्रालय का होता है, वो डेटा वहां तक पहुंच जाता है। हाँ हाँ, तो RBI है कौन, सरकार ही तो है, सरकार ने ऑथोराइज्ड। RBI खुद सरकार है, सरकार और RBI में कोई अंतर नहीं है। आइए चलिए, अगला चैप्टर का नाम डाल लेंगे बैंकिंग। बैंकिंग सर, लोक लेखा तो आर्टिकल, लोक लेखा नहीं है दुर्गेश जी, लोक लेखा कोष है, लोक लेखा नहीं है, है ना। लोक लेखा कोष है और 116 नहीं 166 है। लोक लेखा अलग होता है, लोक लेखा कोष अलग होता है, पब्लिक अकाउंट फंड। आइए, हल्ला क्यों कर रहे हैं आप लोग, बैंकिंग डालेंगे पॉइंट। बैंकिंग क्यों आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, आप लोग हल्ला करते हैं, बताइए। अच्छा चलिए, नहीं लिखवा रहे हैं, सुनिए ना, हम जो जरूरत, जो ज्यादा जरूरत है वो लिखवा रहे हैं, जो नहीं जरूरत है वो। हल्ला मत करिए आप लोग, जिसको जाना है जाए। बैंकिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लिख लिए, हेडलाइन डालिए बैंकिंग। हाँ बोलिए। क्यों, नीति आयोग बता देंगे, बैंकिंग पढ़ लें उसके बाद नीति आयोग कर। नीति आयोग और क्या बताना है बताइए, प्लान। प्लान और नीति आयोग दोनों का एक दिन कल ही बता देंगे, प्लान और नीति आयोग एक दिन में 1.5 घंटा में दोनों कंप्लीट करा देंगे। चलिए, आज बैंकिंग पढ़ लीजिए, चैप्टर जरूरी है, क्वेश्चन इससे खूब आता है, उसके बाद करा देंगे, ठीक है। बता दिए, प्लान और नीति आयोग दोनों कराएंगे। बैंकिंग लिखेंगे, हम प्लान पढ़ा देंगे, निश्चिंत रहिए, उसके लिए हम नहीं छोड़ेंगे प्लान। और दूसरा क्या है, नीति आयोग, दोनों करा देंगे, निश्चिंत रहिए। नीति आयोग तो वैसे मैं BPSC के बैच में PDF से पढ़ाता हूं, लेकिन आप लोग कहेंगे तो समझा देंगे हम, ठीक है। बैंकिंग क्या होता है, कब आप लोगों ने बैंक जैसा नाम सुना है, बताइए। क्या, नॉट फेयर सर, ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं जो पूरा ना समझाया जाए। जब अब थोड़ा शांत हो जाइए, हम बताते हैं बैंकिंग कहां से आया और कैसे आया। कोई ऑनलाइन में है, वो कह रहा है कि दिस इज नॉट फेयर सर, ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा जो पूरा ना समझाया जाए।
हिना तबस्सुम जी, हमें जितना समझाना चाहिए, जितना जरूरत है आपको बता रहे हैं, अन्यथा आपको नहीं समझ में, या आ जाइए आप आके ऑफिस में मिल लीजिए, पूरा समझा दिया जाएगा। ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे वो। चलिए अब ध्यान देंगे, 1770 ईस्वी में कुछ लोग इंग्लैंड से आते हैं। नहीं, अभी समझ लीजिए फिर लिखवाएंगे, पहले समझ लीजिएगा तो याद हो जाएगा। लिखने वाले जो है ना वो बाद में लिखिएगा, ध्यान दीजिए। 1770 ईस्वी में कुछ लोग आते हैं और आकर भारत में एक बैंक स्थापित करते हैं। उस बैंक का क्या नाम है मित्रों? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कुछ लोग होते हैं जिनका नाम होता है अलेक्जेंडर एंड कंपनी, वो लोग आके भारत में बैंक स्थापित करते हैं जिसका नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या इंग्लैंड से आए हुए लोग भारत में बैंक इसलिए स्थापित करते हैं कि भारत के लोगों को बैंकिंग की जरूरत है, या वो अपने फायदे के लिए? तो हम कह ही रहे हैं इंग्लैंड से आए थे अंग्रेज। अच्छा हाँ, चलिए, तो वो अंग्रेज अलेक्जेंडर एंड कंपनी होते हैं जो भारत में सबसे पहले बैंक खोलते हैं। तो अर्थात भारत के लोगों को सबसे पहले बैंक जैसा शब्द सुनने को मिला होगा, यही ना? क्या 1770 से पहले बैंकिंग जैसा सुविधा अपने भारत में थी या नहीं थी? कैसे? चलिए सब ठीक है, सबका अपना अपना ओपिनियन है, ध्यान देंगे। आप इतिहास के एक दृश्य के बारे में जान रहे होंगे तो ये जानते होंगे कि गुजरात का सोमनाथ मंदिर पर अटैक करने वाला कौन था? महमूद गजनवी, यही था ना? आपने ध्यान दिया है कभी क्यों वहां अटैक किया गया? मित्रों, इस बैंक का जो काम था सबसे पहले कौन कर रहा था? मंदिर। पहले लोग क्या करते थे वैदिक परंपरा में कि जो अपना जो कमाई होता था उसका एक हिस्सा कहां रख देते हैं? मंदिर में। और ये सिस्टम तो अभी संस्थान में 20 लाख अगर दान दे देता तो उसमें करके सर 1 लाख उसमें दे करके 19 लाख। ठीक है, वो अभी का बात है, अभी हमारा सुन लीजिए, पूरा समझने के बाद आप समझ जाइएगा, पूरा सुनने के बाद, ठीक है? बाद में आपको पूछना है पूछ लीजिएगा, सारा बता देंगे आपको। शांत शांत ध्यान दीजिए, अब हम आपका क्लियर कर देंगे, लड़ाई मत करिए, आपका भी काम बात क्लियर हो जाएगा कुछ देर में। शांत हो जाइए। तो हमने क्या कहा? शांत हो जाइए आप लोग। हमने क्या कहा कि सबसे पहले वैदिक परंपरा में देखने को मिलता है कि लोग जो है क्या करते थे, जो पैसा बचता था वो कहां रख देते थे? दे देते थे मंदिर को। और मंदिर के जो पुजारी होते थे या मंदिर के जो संरक्षक होते थे, गांव में किसी गरीब व्यक्ति को जरूरत पड़ता था तो उस पैसे से उसका जरूरत पूरा कर देते थे। अर्थात हम लोग एक सामाजिक परिदृश्य में जी रहे थे उस वक्त। बैंकिंग का काम उस वक्त कौन कर रहा था मित्रों? मंदिर कर रहा था। आप यदि इसको एग्जाम्पल के तरह से देखेंगे या कोई आपको एविडेंस चाहिए तो ये एविडेंस आप ले लेंगे महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था तो आप सोचिए, एक कबीलाई क्षेत्र का व्यक्ति क्यों किसी मंदिर पर अटैक करेगा? जानते हैं क्या हुआ? वो भारत में आता था और हार जाता था बार बार, है ना? मूल राज द्वितीय करके एक शासक थे, उसको इतना पीटे थे, बांध के मारे थे, लेकिन फिर भी वो लतखोर टाइप का आदमी था, गया, माना नहीं, फिर दोबारा आया तो एक बुजुर्ग व्यक्ति उसको मिल गया। उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा कि भाई, हम कबीलाई क्षेत्र के लोग हैं, बड़ी गरीब टाइप के लोग हैं, कहीं से, कबीलाई क्षेत्र का मतलब होता है व्यक्ति कहीं से मार पीट के छीन छान के खाता है। भाई मतलब उनसे बोला कि हम क्या करें, कहाँ पैसा मिलेगा, कहीं से हमें पैसों की जरूरत है, हम अपना सत्ता बनाना चाहते हैं, शासन बनाना चाहते हैं। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि यहाँ से दक्षिण में चले जाओ, यहाँ एक सोमनाथ मंदिर है, गुजरात जगह का नाम है, और वहां सोमनाथ मंदिर है, और उस मंदिर में इतने ज्यादा सोना और चांदी और रुपए पड़े हुए हैं, मुद्रा पड़ा हुआ है कि तुम्हारी पूरा सत्ता सुसज्जित हो जाएगी यदि तुम उस मंदिर को जीत लोगे तो। समझ गए? ये परंपरा हमारे भारत में उससे भी पहले से आ रहा है कि हम मंदिरों में क्या करते हैं, कुछ अपने कमाई का एक हिस्सा रख देते हैं। एक और बात आपने ध्यान दिया होगा कि मुसलमान लोग हैं कोई? नहीं है? मुसलमान लोग हैं कोई इसमें? हैं या नहीं है? आपने इस्लाम में एक चीज देखा होगा कि जब मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद साहब 4 जो अपना थियरी दिए हैं उसमें से एक बात बोले हैं कि अपना 2.5% कमाई का 2.5% कहां दान दे देना है? मस्जिद में। जानते हैं आप लोग ये बात? नहीं जानते हो तो जान लीजिए,
पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो 4 मुख्य बातें बताई है, उसमें कहा है कि अपने कमाई का 2.5% किसको दे देना है? मस्जिद को, ताकि धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। तो ऐसा नहीं है कि पैगंबर मोहम्मद साहब सबसे पहले बताए थे, उसके पहले से हमारे वैदिक परंपरा में, सनातनियों में आ रहा है। ध्यान देंगे, समझ गए बात? उससे इंस्पायर होकर उन्होंने बताया था। पहले हम लोग यही करते थे, यदि हम कमाते थे तो कुछ हिस्सा किसको दे देते थे? मंदिर को। हुआ ये कि हम ऑनलाइन वालों को इग्नोर क्यों कर रहे हैं गुरुदेव? नहीं, इग्नोर नहीं कर रहे हैं। तो महमूद गजनवी से आपको समझ में आ गया हो कि बैंकिंग का काम कौन कर रहा था? मंदिर कर रहा था। और थोड़ा सा बता देते हैं, वहां महमूद गजनवी वाला कंप्लीट कर देते हैं, याद आप लोगों को मतलब अच्छा भी लगेगा। जानते हैं महमूद गजनवी ने जब अटैक किया था तो कितने लोग थे मंदिर में? 10,000 ब्राह्मण थे, 6-6 फुट के लंबे ब्राह्मण 10,000 थे। या और महमूद गजनवी के पास मात्र सेना 4,000 था। यदि वो सभी सेना ब्राह्मण लोग मिलके पीटते ना तो महमूद गजनवी की सेना धाराशाही हो जाती। लेकिन जो 10,000 ब्राह्मण लोग थे वो हाथ जोड़ के और बोले, हे भगवान शंकर आइए और बचाइए। समझ गए? और महमूद गजनवी की सेना क्या की? तलवार से उन सभी ब्राह्मणों को काटते हुए चली गई। एक इतिहासकार ने लिखा है कि जब सोमनाथ मंदिर पर अटैक हुआ तो गुजरात में खूनों की नदियां बह रही थी। अलबरूनी उसी के साथ आया था। उसने कहा है कि भारत के लोग मूर्ख हैं, इन्होंने ना तो महाभारत से सीखा है ना रामायण से सीखा है। जब भगवान ने इनको 2 पैर 2 हाथ दिया है तो फिर भगवान को क्यों याद कर रहे थे? समझ रहे हैं? तो हम क्यों बताए हैं ये स्टोरी जानते हैं? आप सबको बताया है कि भगवान ने आपको दिमाग दिया है, आपको कान दिया है। जब हम कह रहे हैं तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा सुन लीजिए। आप उसको इग्नोर कर दे रहे हैं तो क्या होगा? आप मिस कर जाएंगे। हमारा जो काम है हम तो करके चले जाएंगे, इसलिए हमने उस स्टोरी में थोड़ा और बढ़ गए, हालांकि वो हिस्ट्री का काम है, छोड़िए। तो ये बात कहाँ की है? ये बात कहाँ की है मित्रों? बैंकिंग वही वैदिक परंपरा से आ रही है। अर्थात हमारे समाज में आज 1770 बल्कि इसके पहले से भी बैंकिंग जैसी व्यवस्थाएं थी। वो कहाँ थी? मंदिरों में थी। मंदिरों के बाद मुनीमों के पास चली गई, मुनीम के पास लोग देते थे। ये सब धीरे धीरे बार्टर सिस्टम हो गया, कुछ दे देते थे, कुछ ले लेते थे। ये सब चीजें धीरे धीरे वो अपने समाज में ग्रो की। लेकिन बैंकिंग लिखित रूप से कब आया अपने यहाँ? 1770 में। तो पहले इस बात को लिख लेंगे, भारत का पहला बैंक, भारत का पहला बैंक भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अभी आ गए आप? क्यों नीचे क्लास नहीं चल रहा है क्या? नीचे खत्म हो गया? नहीं सर के यहाँ कुछ हो गया, सर के भाई का हाथ कट गया। चलो लिखिए, कोई बात नहीं, शिक्षक है यार, लिखिएगा। 1770 ईस्वी में भारत का पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1770 ईस्वी में, 1770 ईस्वी में, कब 90 बोला है मैंने? 1770 सर, 17 कहीं लिखा हुआ है? प्रमाण दिखाइए हमको। 1770 होगा, लिखिए 1770। 1770 है, लूसेंट है, दिखाइए। क्या नाम है उस बैंक का? क्या नाम है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। उससे पहले भारत का पहला व्यापारिक बैंक भी खुला था जो। दिखाइए ना, आप लिखिए 1770। लूसेंट गलत देता है, कोई दिक्कत नहीं। कहां दिया हुआ है? टिक करके दिखाइए ना। आप लिखिए 1770 में, टिक करके दिखाइए हमको, टिक करके दिखाइए, टिक करके। 1770 ईस्वी में नहीं, मेल कर देंगे लूसेंट को, सुधार देंगे। लूसेंट को मेल कर देंगे, गलत किया होगा तो। वो काम होता है टीचर का, सबके बुक्स में थोड़ी बहुत खामियां होती है, उसके लिए कोई। 1770 ईस्वी में अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने भारत का पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1770 ईस्वी में अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने स्थापित किया। लूसेंट और गूगल पे बहुत मत जाइएगा, ब्लंडर हो जाएगा। अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने, अभी आप गूगल करेंगे तो पाटलिपुत्र का संस्थापक जानते हैं कौन दिखाता है? अजात शत्रु। और मानता कौन है बीपीएससी? किसको मानता है? उदयन को।
तो ज्यादा मत मानिए, गूगल पे अभी भी दिखाता है अजात शत्रु, ज्यादा मत रहिएगा ना तो ब्लंडर हो जाएगा, ठीक है। 1770 ईस्वी में अलेक्जेंडर कंपनी ने किया था, ठीक। अब ये कौन लोग थे मित्रों? अंग्रेज थे, अंग्रेज लोग थे, ठीक। अब इसके बाद ये बताइएगा भारत में पहला भारतीयों द्वारा, अब सुधरा होगा, पहले पाटलिपुत्र आता था, ठीक है। अच्छा आप लिखिए, कोई बात नहीं है, चलिए उनका काम है क्वेश्चन करना, वो कर रहे हैं। लिखिएगा अगला पॉइंट, लिखिएगा भारत का पहला बैंक भारतीयों द्वारा, भारत का पहला बैंक भारतीयों द्वारा, अभी अब उसी पे टिके हैं, किया था। भारत का बैंक भारतीयों द्वारा, भारत का बैंक भारतीयों द्वारा कौन सा है बताइएगा? हाँ लिखिए पीएनबी, प्रथम भारत का बैंक भारतीयों द्वारा प्रथम पीएनबी है, पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। थोड़ा आपको यहां समझना होगा, नहीं तो आप फिर निकाल के गड़बड़ कर देंगे। लूसेंट, पंजाब नेशनल बैंक। मित्रों बता रहे हैं 1894 है ये। चौरासी सॉरी 94 बोल दिए क्या, 84 है, 84 लिख दिए हैं, वही लिख लीजिए, 1884 है, 1884 है। अच्छा एक बात बताइएगा कि ये पंजाब नेशनल बैंक जो बना था किसके द्वारा था? भारतीय। कहां इसका हेड ऑफिस कहां था उस समय? आरबीआई का कोलकाता था मित्रों, इसका लाहौर था। और ये बाद में कहां हो गया? लिखिए इसको, 94 होगा, लिखिए ना, 84 हम लिखवाए हैं ना, लिखिए आप लिखिए। 1884 में हुआ था, इसका नाम कहां स्थापना किया गया था? इसका लाहौर में। बाद में ये कहां कर दिया गया? बाद में कहां कर दिया गया? पंजाब नेशनल बैंक कहां है? लिख लीजिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहां था? क्वेश्चन ये पूछे कि पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहां था, तो क्या मारेंगे? कहां है? समझ गए? ऑप्शन से खेल जाएगा। पहला बात, हाँ था और है पे खेलेगा, वहां से आपको याद रखना है। वो ये नहीं देगा प्रेजेंट और पास्ट, वो वर्ड में लास्ट में था और है दे देगा। हाँ ठीक किया, याद करने के लिए। अब आइए, इसके अलावा पंजाब एक और बैंक था जो भारतीयों और विदेशियों दोनों को जोड़ के बना था। कौन सा बैंक था वो? नहीं, इंपीरियल बैंक तो अलग स्टोरी है। लिखिएगा भारतीयों और विदेशियों दोनों द्वारा, लिखिए आप लोग, भारतीयों और विदेशियों दोनों द्वारा हाँ भारतीय और विदेशियों लिखिए ना, अंग्रेजों क्यों लिखिएगा? विदेशों द्वारा बनाया गया भारत में प्रथम बैंक, बनाया गया भारत में प्रथम बैंक क्या नाम है? अवध कमर्शियल बैंक है, अवध कमर्शियल बैंक। अब यही मत आप लोग गलती करिएगा, तीनों अलग तरीके से पूछेगा। इसमें किसका किसका शेयर है? इंडियन और फॉरेनर, विदेशियों का, दोनों का है। 81 में, 1881 में इसका नाम था अवध कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक। परसेंटेज नहीं लिखा हुआ, बट दोनों का शेयर था, बहुत कम ही था भारतीयों का, लेकिन था। चलिए लिख लेंगे, श्वेता जी। चलिए आइए, चलिए श्वेता जी आपका कहना ठीक है,
वारेन हेस्टिंग्स के टाइम। चलिए हो गया ये 1881 में। अब इसके अलावा आइए, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है बैंकिंग के बारे में। पहला व्यापारिक बैंक क्या दिया हुआ है? व्यापारिक बैंक से बताइए क्या दिया हुआ है? अभी तो आप देख रहे थे। व्यापारिक बैंक कौन सा हो जाएगा मित्रों? भारतीय स्टेट बैंक नहीं था, स्टेट बैंक तो बाद में बना है। आप स्टेट बैंक को बनने के लिए 3 बैंक बनाया गया, 3 प्रेसिडेंशियल बैंक। एसबीआई को अलग बताएंगे, वहां पूरा डिटेल बता देंगे, इसलिए उसके बारे में हम हटा दिए हैं। एसबीआई को पूरा डिटेल बताएंगे। 3 बैंक बना था, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे। इन तीनों को जोड़ के बना दिया गया इंपीरियल बैंक। और इंपीरियल बैंक को जब बदल दिया गया 1955 में, तो वो बना दिया गया एसबीआई बैंक। तो एसबीआई का डिटेल पढ़ाएंगे, वहां बता देंगे। अभी यहाँ से हम उसको काट के निकल गए हैं, है ना। जब एसबीआई पढ़ाएंगे तो व्यापारिक बैंक क्या होता है और एसबीआई कैसे आया, सब बता देंगे वहां पे। यहाँ हम लोग बैंकिंग की तरफ चलेंगे कि बैंकिंग कितने तरह का होता है ना। क्या? जोर से बोलिए। हाँ, अवध कमर्शियल बैंक। अवध कमर्शियल बैंक यूपी में ही स्थापित किया गया था, है ना। बाद में 1958 में इसका नाम बदल दिया गया, मर्ज कर दिया गया। क्वेश्चन नहीं आता है इससे, लेकिन क्वेश्चन ये जरूर आएगा कि ऐसा कौन सा बैंक था जिसमें भारतीयों और विदेशियों के मदद से बनाया गया था। तो क्या हो जाएगा? अवध कमर्शियल बैंक। हालांकि नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी हम अपने तरफ से आपको लिखवा दिए हैं। अब आइएगा बैंकिंग, टाइप ऑफ बैंक्स। टाइप ऑफ बैंक्स लिख लेंगे, टाइप्स ऑफ बैंक। टाइप्स ऑफ बैंक। भारत में 4 तरह के बैंक हैं। मुख्य रूप से आपको यह पढ़ना है। पहला कौन सा बैंक है मित्रों? सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक। क्या है? केंद्रीय बैंक बेसिकली। दूसरा क्या है? कमर्शियल बैंक। इसको क्या बोलते हैं? वाणिज्यिक बैंक। हम दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखेंगे, समझ रहे हैं आप? लड़ाई करवाइएगा आप, इंग्लिश वाले लोग हम पे। तीसरा क्या होगा? वाणिज्यिक बैंक। औद्योगिक बैंक। और चौथा क्या होगा बताइए? पांचवा क्या होगा? नया नया जो आया है, नया नया कौन सा बैंक आया है मित्रों 2014 के बाद? पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक, इसको स्मॉल बैंक भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। मेन बैंक 4 ही है, लेकिन आजकल ये भी कॉन्सेप्ट में आ ही जा रहा है। स्मॉल बैंक भी कहते हैं। मेन बैंक 4 ही हैं, लेकिन इसको भी थोड़ा सा जान लेंगे। खूब नया नया है तो हो सकता है कि इसके बारे में पूछ दे। पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, लिख लीजिएगा। पांचों को मुख्य रूप से 4 ही हैं। पांचवा के बारे में आजकल अंकुश जी, हाँ मुख्य रूप से 4 ही हैं, बट पांचवा को भी हम समझेंगे। थोड़ा बहुत नया नया आया है तो क्वेश्चन आपसे पूछने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। स्मॉल फाइनेंस इसमें आ जाएगा सब। अब इसको जब तोड़ेंगे ना वाणिज्यिक बैंक को, इसमें कोऑपरेटिव बैंक आ जाएगा, आरआरबी बैंक आ जाएगा, सब आ जाएगा इसमें। जब इसको तोड़ेंगे तो निश्चिंत रहिए आप। थोड़ा गर्म पानी डाल दीजिएगा इसमें, ठीक है। तो हेडलाइन मारिए, सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक। हेडलाइन डालिए, सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक। आप लोग केंद्रीय बैंक है ना, बताएंगे केंद्रीय बैंक के बारे में कुछ, क्या होता है ये? थैंक यू। हाँ, चलिए जानते हैं। सेंट्रल बैंक कौन सा बैंक होता है मित्रों? सरकार का बैंक, बैंक ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं इसको, अर्थात सरकार का बैंक। सरकार का बैंक किसको कहते हैं? आरबीआई को। ये बताइएगा
विश्व का सबसे पुराना सेंट्रल बैंक कौन सा है? नहीं, लिखिए विश्व का सबसे पुराना केंद्रीय बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड। आवाज को कम कर दें, वो मेरा आवाज फटा हुआ है ना इसलिए। विश्व का सबसे पुराना केंद्रीय बैंक, भारत में ही नहीं विश्व में, विश्व का सबसे पुराना केंद्रीय बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ इंग्लैंड। क्या? सेंट्रल बैंक, सरकार का बैंक, सबसे पुराना सरकार का बैंक, भारत में ही नहीं विश्व में। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? इंग्लैंड से। कब बताएंगे? 1664। बक्सर की युद्ध कब हुई थी मित्रों? उसी से 100 साल पहले याद कर लीजिएगा। 1600 चलिए लिख लीजिएगा इसको। हाँ, बैंक ऑफ इंग्लैंड तो है, ये है इंग्लैंड का है। नहीं भाई, वो उसका बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड का, इसके बारे में तो अब जानेंगे। जी 1664 विश्व का सबसे पुराना केंद्रीय बैंक है। जो कॉन्सेप्ट केंद्रीय बैंक का दिया गया, कहां से दिया गया? इंग्लैंड से। इंग्लैंड से दिया गया। इंग्लैंड ने सबसे पहले अपना बैंक खोला, बैंक ऑफ इंग्लैंड। कुछ पूछना है? चलिए लिख लिया सारे लोगों ने। अब आइए अब भारत के बैंक पे आ जाते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई की स्थापना कब हुआ मित्रों? हाँ, भारत का क्या लिख लेंगे? आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ। कब हुआ? 1 अप्रैल 1935। हाँ बोलिए। हाँ, भारत का सबसे पुराना आरबीआई होगा, लेकिन विश्व का सबसे पुराना क्या होगा? बैंक ऑफ इंग्लैंड। हाँ, 1 अप्रैल 1935 लिखिए इसको, है ना। अब ये बताइए किस अधिनियम के तहत हुआ था? हाँ लिखिएगा, लिखिएगा। आरबीआई का स्थापना, आरबीआई का स्थापना, आरबीआई का स्थापना, आरबीआई एक था, लेकिन स्थापना किस तारीख को हुआ मित्रों? 1 अप्रैल 1935। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछे तो 34-35 घबराना नहीं है ना। लिए हाँ, पुराना बैंक था, केंद्रीय बैंक नहीं ना था। हमने क्या कहा? विश्व का सबसे पुराना केंद्रीय बैंक, यानी सरकार का बैंक। वो सरकार का बैंक नहीं था, समझ गए? वो प्राइवेट कंपनियों का बैंक था। 1400 ईस्वी के बाद जो बिजनेसमैन थे वो अपने तरीके से उसको स्टैब्लिश कर रहे थे। हमने कहा कि भारत विश्व का सबसे पुराना केंद्रीय बैंक, अर्थात सरकार का भारत का पुराना बैंक कब अस्तित्व में आया? 1664 में। इसके पीछे लॉजिक भी हिस्ट्री का बता देंगे, लेकिन आप हमसे अकेले मिलिएगा, पूरा समझा देंगे क्यों आया, इसके पहले कौन बैंक था। अभी इस क्लास को कंटिन्यू करने दीजिए, नहीं तो हिस्ट्री हमें बताना पड़ जाएगा। हाँ, इधर सभी लोग फोकस करेंगे। हमने क्या कहा? एक और पॉइंट आपको लिखना है। आरबीआई बैंक के बारे में सिफारिश किसने किया था? यंग हिल्टन समिति ने। लिख लीजिएगा, यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई। यंग हिल्टन समिति पर, यंग हिल्टन समिति, हिल्टन हो गया। अब क्या बोले हैं देख लीजिए, क्या ना। एक यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर किया गया आरबीआई का स्थापना। हो गया। इसके अलावा चलिए एक और पॉइंट जो जानने लायक है वो ये है, आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर किया गया। हो गया। एक पॉइंट और जान लेंगे, आरबीआई की जब स्थापना हुआ था तो इसका हेड ऑफिस कहां था मित्रों? कलकत्ता। लिखिए कलकत्ता। जब आरबीआई का स्थापना हुआ था तो इसका हेड ऑफिस कहां था?
अभी कहाँ है मित्रों? लिख लीजिए, आरबीआई का हेड ऑफिस 1937 तक कलकत्ता था। 1937 तक कहां था? कलकत्ता था। 1937 के बाद इसको कहां कर दिया गया? मुंबई, है ना। 1937 तक कलकत्ता था, उसके बाद मुंबई कर दिया गया। अर्थात ये पूछूं मैं कि आरबीआई का हेड ऑफिस अभी कहां है, तो क्या बताएंगे? मुंबई। क्वेश्चन ऐसे आता है मित्रों कि 1936 में आरबीआई का हेड ऑफिस कहां था? ध्यान दे दीजिएगा, क्वेश्चन के लास्ट में था दिया होगा, कलकत्ता मारना है दिया होगा, ठीक। हाँ, बहुत कुछ बताना। अब बताइए आप लोग कितना धीरे धीरे लिखो। हाँ जी, सबका छूट रहा है। चलिए लिखिए, क्या छूटा है आपका, बताइए। ये एयरटेल वाला डेली आप लोगों के क्लास में फोन करता है। चलिए, हो गया 1935 में। चलिए आप ध्यान से सुनेंगे, शांत हो जाइए सभी लोग, आप सुनिए, लिखिए मत। 1935 से लेकर 1947 तक किसका शासन था मित्रों? अंग्रेजों का। जैसे तैसे आरबीआई चलता रहा। अर्थात भारत का प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन था? लिख लीजिए इसको। अरे नहीं, भारत का प्रथम आरबीआई गवर्नर लिखिए। भारत का प्रथम आरबीआई गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ। एडम स्मिथ नहीं था, सर ऑसबॉर्न स्मिथ था। क्या था? भारत का प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन था? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। हल्ला मत करिए आप लोग, पढ़िए, आराम से लिखिए। आज मेरा पता नहीं क्या हो गया, सुबह सुबह शर्ट जला दिया, उसको दिए थे प्रेस वाले को, मेरा शर्ट ही जला दिया। अरे लिखिए, 7 बजे ही टीचर वाला बैच में क्लास था, जल्दी जल्दी आए हैं। सर ऑसबॉर्न स्मिथ। हो गया? हाँ, अभी हम लिखवा बता रहे हैं क्यों। सर ऑसबॉर्न स्मिथ, आपको नाम देख के कैसा लग रहा है? भारत का होगा? नहीं। अब इसके नीचे एक और लिखिए बात। आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था? हाँ, पूरा नाम बताइए, पूरा नाम। चलिए आइए लिखिए, भारत आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था मित्रों? सीडी देशमुख। इनका पूरा नाम जानते हैं क्या था? चिंतामणि दुर्गादास देशमुख। क्या था? सीडी देशमुख का पूरा नाम क्या था? चिंतामणि दुर्गादास देशमुख। इतना बड़ा नाम लिखे क्यों, हमको ये नहीं पता है? ठीक है, देख लेंगे। भारत का प्रथम आरबीआई गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ और भारतीय गवर्नर सीडी देश। चलिए, अब आया बात ये, अब ध्यान देंगे, शांत रहेंगे सभी लोग, ध्यान दीजिएगा। देश 1947 में आजाद हुआ। आजाद होने के बाद, अरे पीछे वाले लोग हल्ला मत करिए, अब सुनिए। 1947 में देश आजाद होने के बाद नेहरू जी ने कहा एक ऐसा बैंक बनाए जिसमें भारत का पैसा हो, सरकार का पैसा हो, और कोई इसके बारे में जान ना सके। तो क्या किया जाए? तो मौलाना साहब ने कहा ऐसा करते हैं कि बहुत बढ़िया से संचालन हो रहा है आरबीआई को। आरबीआई को क्या करते हैं हम? राष्ट्रीयकृत कर देते हैं। तो लिखिएगा, 1 अप्रैल 1949 को 1 अप्रैल 1949 को अच्छा सुनिए, इसमें 1 अप्रैल के जगह कहीं कहीं 1 जनवरी भी मिलता है। ठीक है,
1 अप्रैल हम इसलिए कह रहे हैं कि आरबीआई का वो सेशन है ना। 1 जनवरी दिया और बीच में 1 अप्रैल नहीं है तो आपको क्या मार देना है, 1 जनवरी भी चल जाएगा। 1949 ध्यान रखना है, 1 जनवरी या 1 अप्रैल दोनों लिख लेंगे। 1 अप्रैल और क्या ऑप्शन के हिसाब से मारेगा। ऑप्शन में यदि अप्रैल नहीं दिया है तो क्या मार देगा, जनवरी, और जनवरी नहीं दिया है तो क्या मार दीजिएगा, अप्रैल। ध्यान दीजिएगा, अर्थात 1 जनवरी में ही हो गया था, लेकिन ये काम करना अपने सेशन से ही स्टार्ट करेगा ना, 1 अप्रैल से। ठीक, तो लिख देंगे 1 जनवरी या 1 अप्रैल 1949 को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया है ना। अर्थात सर 1934 क्या लिखे, अर्थात ये कि भारत सरकार का बैंक ये किस दिन से हो गया, 1949 से। ठीक है, हाँ राष्ट्रीयकृत हो गया 1949 से। अब भारत के सभी लेखा जोखा कौन देखेगा मित्रों, समझ गए बात। राष्ट्रीयकृत और राष्ट्रीयकरण करेंगे तो राष्ट्रीयकृत हो जाएगा। राष्ट्रीयकरण करने की प्रोसेस है और होने के बाद किसी को क्या कहेंगे, राष्ट्रीयकृत। समझ गए बात, राष्ट्रीयकृत हो गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, जैसा लिखना है लिख लीजिए। ऐसे लिख दीजिए कि राष्ट्रीयकरण किया गया और राष्ट्रीयकृत हो गया। अरे छोड़िए, आइए अरे चलिए 1949 में हो गया। आपको कुछ चीजें यहां सीखना होगा, सुन लीजिए। फाइनेंशियल सिस्टम सीखेंगे, फिर आरबीआई के फंक्शन को जानेंगे। आरबीआई का पहला काम क्या होता है मित्रों, मॉनेटरी पॉलिसी को हैंडल करना, मौद्रिक नीति को हैंडल करना। तो पहले ये जान लेंगे कि मौद्रिक नीति क्या होता है, तब तो समझेंगे। तो एक ऊपर लाइन दीजिएगा, फाइनेंशियल पॉलिसी यानी वित्तीय नीति। हिंदी वाले लोग लिखेंगे वित्तीय नीति। भारत सरकार 3 तरीके से वित्तीय नीति करती है। कौन कौन सा, इसको समझ लेंगे तब आरबीआई के फंक्शंस अच्छे से समझ में आएगा। पहला क्या होता है मित्रों, फिस्कल पॉलिसी अर्थात राजकोषीय नीति। दूसरा क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी। ये अच्छा पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन आते हैं, इससे भी आएगा इससे भी आएगा। मॉनेटरी पॉलिसी, हाँ सब बता रहे हैं, यही मेरा काम है, इसी को बताने के लिए हम आए हैं, घबराइए मत। है मौद्रिक नीति। और तीसरा क्या होता है मित्रों, ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी अर्थात व्यापार नीति। सरकार अपने वित्तीय सिस्टम को ठीक करने के लिए मात्र नीतियों पे काम करती है ना। सब आपको समझ में आ जाएगा, वो सब इसमें आ जाएगा। रुक जाइए थोड़ा सा रुक जाइए, हम समझा देंगे उसके बाद। हो गया, थोड़ा स्पीड ठीक रखिए। हो गया, पहला है राजकोषीय नीति। तुरंत हेडलाइन डालिए, राजकोषीय नीति। यहां से क्वेश्चन आता है। फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल नहीं फिस्कल बोलते हैं, है ना। राजकोषीय नीति, भाइयों हमने आपको बजट पढ़ाया था। बजट में हमने एक बात बताया था, बजट क्या है, लेन देन का विवरण है, यही ना कहा था। उसी तरह है राजकोषीय नीति। इसमें सरकार इस नीति में यह डिसाइड करती है, यह सोचती है कि कहां पैसा कहां से लेना है और कहां खर्च करना है। पॉलिसी कहां मेकिंग करती है मित्रों, राजकोषीय नीति में। अर्थात बजट एक कॉपी है जिसमें यह लिखा रहता है कि इतना पैसा यहां गया और यहां से इतना पैसा आया, लेकिन यहां जो लोग बैठे रहते हैं ये नीति बनाते हैं कि ज्यादा पैसा कैसे वसूलना है और कम पैसा कैसे खर्च करना है ना। तो लिखिएगा राजकोषीय नीति के बारे में। राजकोषीय नीति में लिखिए, राजकोषीय नीति में सरकार
सरकार जो है अपने आय और व्यय से संबंधित नीतियां बनाती है। हाँ, आय एवं व्यय से संबंधित नीतियां बनाती है। आय एवं व्यय से नीति को कौन कंट्रोल करता है मित्रों? लिखिए इसको, राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा। हाँ, नहीं हम सुन लिए थे, उसके बाद लिखा है। राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसको हाईलाइट करिए, वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन बार बार आता है, फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है, तो ध्यान रखेंगे वित्त मंत्रालय। हाँ, बनाता भी होगा, नियंत्रित, दोनों एक ही बात है। नियंत्रित करने का क्या मतलब है? तब बजट का ही पार्ट होगा, बताएं तो स्टार्टिंग में। यहाँ पॉलिसी डिसाइड होता है और बजट में लेखा जोखा रहता है, बता चुके हैं, विवरण रहता है, बोले हैं। हो गया ये, ठीक है। यानी राजकोषीय नीति और बजट में क्या अंतर है मित्रों? बजट एक कॉपी है, इसमें लेन देन का ब्यौरा होता है। राजकोषीय नीति में भारत सरकार या वित्त मंत्रालय के सभी अर्थशास्त्री बैठ के ये डिसाइड करते हैं कि अपने देश के प्रोग्रेस के लिए कौन सी नीति बेहतर होगी। समझ गए? आइए अगला दीजिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी यानी मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति, इसी को पढ़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं? आरबीआई पढ़ रहे हैं। नहीं, ये भी है, इससे भी क्वेश्चन आता है। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी तो आपके सिलेबस में टॉपिक है मित्रों। ये मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति लिख लिया आप लोगों ने। बताइएगा मौद्रिक नीति कौन तय करता होगा? आरबीआई। चलिए, मौद्रिक नीति क्या होता है बताएंगे हमको? कोई बताइए। चलिए, हाँ नहीं ठीक कह रहे हैं। हाँ चलिए लिखिएगा, मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति लिखिए सभी लोग। मौद्रिक नीति के तहत सरकार, मौद्रिक नीति के तहत सरकार बाजार में पैसों के या मुद्रा के, पैसा लिखिए या मुद्रा लिखिए, बाजार में पैसा या मुद्रा के बहाव को नियंत्रित करती है। पैसा या मुद्रा के बहाव को नियंत्रित करती है। ऑनलाइन वाले लोग आवाज सुन के लिख लीजिए, है ना। जो मेन चीजें हैं वो मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूं। क्या आप लिख लिए या रिपीट करूं मैं? रिपीट कर दें, लिख लिए। हो गया? बता दें, अभी उसी पे पढ़ना है, उसी को आरआर सीआरआर सब पढ़ना है उसी को, इसीलिए लिखवा दिए पहले। आइएगा, एक सेकंड शांत हो जाइए, इधर देखिएगा। मौद्रिक नीति को कौन नियंत्रित करता है मित्रों? लिखिएगा इस पॉइंट को। मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति जारी, आरबीआई द्वारा जारी तथा नियंत्रित किया जाता है, तथा नियंत्रित किया जाता है। हाँ, पैसा का बहाव, मार्केट में पैसा कितना है, कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कौन हैंडल करता है? समझ गए? अभी इस पे थोड़ा डिटेल पढ़ना है। समझ गए ये? अगला डालेंगे ट्रेड पॉलिसी, व्यापार नीति। व्यापार नीति, ये इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, हाल फिलहाल बदला हुआ है थोड़ा सा। किसमें? मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी से क्वेश्चन कैसे आता है, दे देगा फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है, और उसमें भी आरबीआई दे देगा, फिनेंस मिनिस्टर दे देगा, तो आदमी वहां कंफ्यूज हो जाता है। जैसे ही मुद्रा का बात आएगा, ध्यान रखेंगे कहां चला जाना है? आरबीआई को। और फिस्कल यानी राजकोषीय की बात आएगा, वो कहां चला जाना है? वित्त मंत्रालय। बस यही आपको याद रखना है। ये देके और ऑप्शन सारा दे देता है, आदमी कंफ्यूज हो जाता है। ट्रेड पॉलिसी यानी व्यापार नीति हो गया। लिखिए, व्यापार नीति में लिखिए,
इसमें भारत सरकार व्यापार की नीतियों को तय करती है। व्यापार की नीतियों को तय करती है। व्यापार की नीतियों को तय करती है। आज रीजनिंग का क्लास है आप लोगों का? हाँ, वो आएंगे तब हट जाएंगे, हम थोड़ा ज्यादा पढ़ा देंगे। व्यापार नीति में सरकार क्या करती है? अपने व्यापार की नीति तय करती है। उसके साथ एक और लाइन लिखी है, जो अन्य देशों के साथ संबंधित है। यानी क्या दूसरे देशों से जो व्यापार होता है उसकी भी नीति कहां बनती है? यहीं बनती है, व्यापार नीति में, है ना? लिख लिए। बताइएगा व्यापार नीति कब, कितने साल में एक बार बनता है? लिखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझौता ना हुआ है, नीति नहीं है, वो पैक्ट है। जाइए समझा देंगे, रुक जाइए थोड़ी देर में, पहले इसको लिखिए। व्यापार नीति 5 साल में एक बार 5 साल में एक बार तय किया जाता है। 5 साल में एक बार तय किया जाता है। हाँ, ये भी लिखवा देंगे। लिखिएगा, इसके नीचे एक पॉइंट और लिखिएगा। व्यापार नीति व्यापार एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नियंत्रित होती है। व्यापार एवं वाणिज्य मंत्रालय, ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री द्वारा नियंत्रित होती है। व्यापार नीति व्यापार एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नियंत्रित होती है। व्यापार एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नियंत्रित होती है। अर्थात ट्रेड पॉलिसी के बारे में पूछेगा तो क्या मारना है आपको? ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री, व्यापार एवं वाणिज्य मिनिस्ट्री। समझ गए? मेन क्वेश्चन नहीं, 5 साल में एक ही बार बनता है। अब ध्यान देंगे, इधर एक ध्यान दे देंगे। एक अच्छा सरकार की नीति थी 2020 से 2025 तक, व्यापार की नीति। कोरोना आने के कारण हम नीतियों में बहुत बदलाव नहीं किए हैं, और क्या किए हैं? इसी को कंटिन्यू कर दिए हैं 2022 से 2027 तक। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना मित्रों, कि सरकार की अभी व्यापारिक नीति कौन सी है? क्या मारना है? समझ गए? नीति ये थी 2020 से 25 के लिए बना था, लेकिन कोरोना आने के कारण 2 सालों तक हम नीतियों में कोई बदलाव नहीं कर पाए। इसीलिए इसी नीति को हमने कंटिन्यू कब से कब कर दिया है? 2022 से 27। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। हाँ, करंट का ही क्वेश्चन है, सो तैयार रहिएगा, है ना? उसमें 20 से 25 नहीं करना है। ये ऐसे क्वेश्चन देगा कि भारत सरकार कौन से वित्तीय नीति को अभी अपना रही है, 2020 से 25, 22 से 27, और भी दे देगा बहुत सारा ऑप्शन। तो आपको क्या मारना है? 2022 से 27। हाँ, गैप हो गया, उसी को कंटिन्यू कर दिया गया। 2000 नाम बदल दिया गया, ट्रेड पॉलिसी 2022 टू 2027, है ना? व्यापार नीति अभी कौन सा कार्यरत है मित्रों? 22 से 27। ठीक है, टाइम है और स्टार्ट करें आगे। 3 छक्के, रुकिए थोड़ा बहुत। हाँ, जरूरत इसलिए पड़ा, कोविड आ गया था तो प्रोग्रेस ही नहीं पाया। ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री काम ही नहीं कर पाई थी, कुछ 2 साल कुछ नहीं हुआ था। इसीलिए सरकार ने उसी पॉलिसी को कंटिन्यू करके। आप बताइए क्या कह रहे थे? नीति और पैक्ट। सुनिए, हम बता देते हैं, सुन ले। संस्थापक लाला लाजपत राय ही नहीं थे। लाला लाजपत राय के साथ और भी भारतीय लोग थे। लाला लाजपत राय ने आइडिया दिया था, संस्थापक आप लाला लाजपत राय को नहीं कह सकते हैं। समझ गए? अब आप ये कहिएगा कि आरबीआई के संस्थापक जो थे यंग हिल्टन थे। गलत बात है। यंग हिल्टन ने सुझाव दिया था, किया नहीं था। लाला लाजपत राय सुझाव करता थे, करने वाले नहीं थे।
94 दिखा रहा है, 1894। चलिए एक बार देख लेंगे, कल बता देंगे यदि कुछ हुआ तो पीएनबी के बारे में। दूसरा क्या था, आपने नीति और पैक्ट पे बात किया ना, तो दोस्त, जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, आपने तय कर लिया कि वो दोस्त है, अभी तक आप उससे 100 रुपया की बात कर रहे थे, कल उससे संबंध अच्छा हुआ तो आपने 200 का बात करना प्रारंभ कर दिया। तो नीति आपकी क्या है, दोस्ती की। पैक्ट है आपका 100 से 200 हो जाना, समझ गए। तो पैक्ट अलग होता है और नीति अलग होता है, समझ गए।